गुड मॉर्निंग ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार माहेश्वरी। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एल्कली अर्थ मेटल, और हमने उसके अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस को पिछली क्लास के अंदर देख लिया था। उसी को हम नेक्स्ट आगे कर रहे हैं उसकी जनरल कैरेक्टर में। जनरल कैरेक्टर यानी कि जनरल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, हैलाइड, ऑक्सो एसिड के अंदर कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी में हम देखें तो हम इसका क्या देखते हैं, साइज एंड जेड इफेक्टिव के कारण ये होते तो कैसे हैं, आयनिक नेचर के। लेकिन जो ये आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो फर्स्ट ए का ज्यादा होता है सेकेंड ए से। यानी कि हम इसमें कंपैरिजन देखें तो फर्स्ट कौन हो जाएगा, आयनिक नेचर फर्स्ट ए का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया। फिर हम शुरुआत करते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड से। तो फर्स्ट है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड में हम देखें तो M+O2 MO यानी कि मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां मोनोऑक्साइड में ये ध्यान रखना होता है, एक्सेप्ट BeO ऑल आर कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। यानी कि BeO किस नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का। कोवेलेंट नेचर का होता है BeO। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो MO है वो H2O के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, MOH2 यानी कि हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसमें हम अगर देखें तो हाइड्रोक्साइड के अंदर यहां हम देखें हाइड्रोक्साइड यानी कि MOH2। MOH2 में हम देखें तो जो BeOH2 जो होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। यानी कि ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेता है। और बाकी के जो होते हैं यानी कि MOH2, जहां पे M क्या होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सर एम्फोटेरिक है तो ये किस हिसाब से रिएक्शन करेगा, BeOH2 ये करेगा HCl और H2O के साथ रिएक्शन, जिससे क्या बन जाएगा, BeOH4Cl2 बेरिलेट। यानी बेरिलेट, अगर हम Cl2 को हटाएं तो ये क्या बन जाएगा, बेरिलेट आयन। या हम OH- से रिएक्शन करवाएं तो BeOH4 ये है बेरिलेट आयन का फॉर्मेशन करता है। फिर अगर हम इसकी बात करें स्टेबिलिटी की या थर्मल स्टेबिलिटी, या हम इसकी बात करें सोल्युबिलिटी, जो होती है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज, क्योंकि साइज क्या हो रही है, इंक्रीज, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज, जिससे मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। यानी कि MOH2
ठीक है, या हम इसकी बात करें बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होंगे, इंक्रीज। तो ये था ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में। उसके अंदर हमने सबसे पहले ये जाना, इसकी ये हमें इंपोर्टेंट है, फिर ये इंपोर्टेंट है, बस इसके अंदर ये 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं हैलाइड। हैलाइड, हैलाइड में हम देखें तो जो मेटल होता है वो X2 के साथ रिएक्शन करके MX2 टाइप के हैलाइड देते हैं। उसके अंदर अगर हम देखें तो BeX2 जो होता है वो होता है नॉन हाइड्रेटेड, और जबकि बाकी के यानी कि MX2 वो कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड नेचर के होते हैं। जो BeX2 होता है वो होता है कोवेलेंट नेचर का, कोवेलेंट नेचर का। कोवेलेंट नेचर है तो इससे किसके अंदर सॉल्यूबल होगा, सॉल्यूबल इन कार्बनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा। फिर अगर हम इसकी बात करें कि जो हाइड्रेट नेचर है वो उसका ऑर्डर क्या है, तो हैलाइड, हाइड्रेटेड नेचर जो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज। ये हमें ध्यान रखना है। जो हैलाइड की जो हाइड्रेट नेचर है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका एग्जांपल भी दिया गया है MgCl2.8H2O, CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O, VaCl2.2H2। हम क्या देखते हैं, 8, 6, 6 एंड 2, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेट नेचर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि ये BeX2 का एक्सेप्शन, और एक हमें ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो 2 ऑर्डर आते हैं उन्हें ध्यान रखना होता है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के अतिरिक्त, यानी कि हम बात करें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके हैलाइड यानी कि XH2O, जब इनको हीट दी जाती है तो ये क्या होते हैं, यानी कि डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। ये डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, कहने का मतलब ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के हैलाइड में चेंज हो जाते हैं, यानी कि इनका जो ये XH2O है ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जबकि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के हैलाइड जब इनको हीट दी जाती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो है ना यानी कि हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, यानी कि ये जल अपघटन, क्या हो जाता है, इनमें जल अपघटन हो जाता है, यानी कि ये OH2 बना देते हैं। ये हमें 2 पॉइंट ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी के अंदर अलग से मेंशन है। तो ये था हाइलाइट्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड में हम फर्स्ट देखें तो क्या है, कार्बोनेट। कार्बोनेट कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, जैसे कि CaCO3,
जो कॉमन है, तो वो कैसे होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। इनका जो फॉर्मेशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है मेटल का, मेटल हैलाइड सॉल्यूशन या एक्सेट्रा जो भी हो, उसके साथ मेटल के कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट की क्या करवाई जाती है, रिएक्शन, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम इसके सोल्युबिलिटी की बात करें, सोल्युबिलिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि सबसे पहले कौन सोल्यूबल होगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। तो हम इसकी बात करें थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इंक्रीज, बिकॉज कैटायन साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एनायन तो पहले से ही बड़ा है। कैटायन भी अगर बड़ा हो गया तो वो दोनों से अच्छे से एक दूसरे में पैक हो जाएंगे और हाई लैटिस एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हम क्या कह सकते हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड होंगे वो अच्छे से पैक हो जाएंगे। फिर हम इसके अंदर देखें, जब इनको हीट दी जाती है, जब इनको हीट दी जाती है तो ये MO प्लस CO2 के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट यानी कि टूट जाते हैं। अब हमने अब थोड़ी देर पहले बात की है, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है, यानी कि जो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज, यानी कि जो BeCO3 है इसको CO2 के मीडियम यानी कि CO2 मीडियम में क्या किया जाता है, प्रिजर्व। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, क्योंकि वो कैसा होता है, थर्मली अनस्टेबल होता है। यानी कि अगर हमें स्टेबल रखना है तो हमें उसको कौन सा मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, CO2 गैस का मीडियम, जिससे कि वो टूटेगा नहीं और बैकवर्ड रिएक्शन नहीं रहेगी। क्योंकि काइनेटिक्स में हम देखते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट को ही बढ़ा दें तो रिएक्शन किस दिशा में होती है, बैकवर्ड दिशा में, और यही हमारे पास बना रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा सल्फेट। सल्फेट में हम क्या देखते हैं कि ऑल सल्फेट आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी यानी कि थर्मल, या हम इनकी बात करें वाटर सोल्यूबिलिटी। वाटर सोल्यूबिलिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज, बिकॉज डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होती है। यानी कि BeSO4 MgSO4, ठीक है, CaSO4 SrSO4 और BaSO4, इस ऑर्डर के अंदर ये क्या हो जाता है, रहता है। और ये दोनों की क्या होती है, सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का रीजन क्या है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो
लैटिस एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा। फिर हम नेक्स्ट बात करें नाइट्रेट। तो मेटल के कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाने पर किसका फॉर्मेशन होता है, MnO3 का, मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मेटल नाइट्रेट के अंदर इसकी वही सॉल्युबिलिटी, तो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज, और थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज। ये तो हो गया कॉमन। फिर जो मेटल नाइट्रेट है उसको हीट दी जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, मेटल ऑक्साइड NO2 और O2 का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।